हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग दीपदान एकांकी पढ़ रहे थे, उसका सारांश हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग दीपदान एकांकी का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे और एकांकी के तत्वों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जैसा आपने पहले पढ़ा था। यह एकांकी एक ऐतिहासिक एकांकी है, जैसा आप जानते हैं, बता चुका है हम। इस एकांकी के प्रमुख पात्र पन्नाधाय हैं। ये एकांकी की जो कथा है उसकी केंद्र बिंदु है। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है और इसके जो मुख्य पात्र हैं उदय सिंह, बनबीर, इसके अतिरिक्त पन्नाधाय का बेटा चंदन आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। हम आगे आपको बताएंगे। इसमें लेखक का उद्देश्य त्याग, बलिदान, देशभक्ति की भावना को जागरूक करना है। आपका प्रश्न आ जाता है कभी कभी उद्देश्य का। अभी हम तत्वों का एक तत्व है उद्देश्य, चूंकि एकांकी का, तो अभी हम विस्तृत रूप से उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, हम जो समीक्षा के तत्व हैं उसके अध्ययन आधार पर हम नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हमने नोट्स आपके लिए बनाए हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग गया, क्योंकि दूसरे कार्य जो ज़रूरी थे शिक्षा से संबंधित उसमें मैं लगी हुई थी और आपका कार्य नहीं कर पाई। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए हम समीक्षा पढ़ते हैं। दीपदान एकांकी का शीर्षक 2 शब्दों से बना है, जैसा आप देखते हैं, दीप और दान। यह एकांकी राजस्थान के इतिहास, शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की घटनाओं से युक्त है, जिसको एकांकीकार ने अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी समीक्षा निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब ये समीक्षात्मक तत्व हम पहले भी बता चुके हैं, आपको नाटक में बताया था। ये नाटक का रूप ही होता है। एकांकी छोटा होता है, 30 मिनट का लगभग होता है, और नाटक बड़े होते हैं। तो इसका पहला तत्व क्या है? कथानक और कथा वस्तु, पात्र योजना और चरित्र चित्रण। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम आपको पहले बता रहे थे, लेकिन आजकल समय के अभाव के कारण हम अलग से नहीं बता पा रहे हैं आपको, तो हमने इसी के साथ आपका ये जोड़ दिया है। ये वाला पोर्शन हम आपको समझाते थे। तो देखिए, कथानक तथा कथा वस्तु, पात्र योजना और चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? बिल्कुल सेम जो हमने पहले आपको बताए थे नाटक वगैरह में, उसी प्रकार से है। और देश काल एवं वातावरण, संकलन, भाषा शैली, रंगमंचीयता अथवा अभिनेयता होगा, यथा, उद्देश्य। ये 8 तत्व हुए। इसी के आधार पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, समीक्षा का पहला जो तत्व है कथानक अथवा कथा वस्तु। कथा वस्तु के अंतर्गत आप जानते हैं कहानी पूरी संक्षिप्त रूप से इसमें क्या क्या है ये बताते हैं। तो दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया, जैसा बताया हमने पहले, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। दीपदान एकांकी का आरंभ गीत और नृत्य के साथ होता है, जो महल में आयोजित महोत्सव की सूचना स्वयं ही दे देता है। वहाँ जो चल रहा था उसी हिसाब से पता चलता है कि वहाँ पर कोई महोत्सव होने वाला है। कुंवर का पन्नाधाय के महल में आयोजित महोत्सव के विषय में बताते हुए वहाँ जाने की जिद करना। जब महोत्सव आरंभ होता है तो उदय सिंह जो है जाने की जिद करने लगते हैं। पन्नाधाय द्वारा अकबर के चित्तौड़ का सूरज और राजवंश का दीपक कहकर महोत्सव में जाने को वो मना कर देती हैं उन्हें, कि चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उनको डराती हैं। कथानक और कथा वस्तु को की प्रमुख समस्या को बड़ी सरलता से उद्घाटित कर देती है। दीपदान एकांकी का संपूर्ण कथानक एक पन्नाधाय नामक स्त्री के आसपास घूमता है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र पन्नाधाय ही हैं, और कुंवर सिंह, बनबीर सिंह और सोना
इसकी नायक जो हैं ये पन्नाधाय कही जाएंगी। अगर नायक और नायिका की बात कर रही जाती है आपसे तो पन्नाधाय। दीपदान एकांकी का कथानक राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होता है। कथानक कहाँ आरंभ होता है? चित्तौड़ के राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में। और कब से होता है? नृत्य और गायन से दिखाई देता है, जिसमें महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद पुत्र उदय सिंह को अभी तक जो वयस्क नहीं हुए हैं उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है उस समय उत्तराधिकारी किसको घोषित किया जाता है? उदय सिंह को, जो अभी छोटे हैं, वयस्क नहीं हुए हैं। अभी वह 14 वर्ष के हैं। अतः उदय सिंह की देखरेख के लिए पन्नाधाय नामक स्वाभिमानी स्त्री करती है। तो पन्नाधाय नामक स्त्री जो है उनके पालन पोषण के लिए रखी गई थी, जिसको पन्नाधाय, जो पन्ना नाम था और धाय माने माता होती है, पालने वाली माता। पन्नाधाय का पुत्र चंदन 13 वर्ष का है, जो उदय सिंह का मित्र है। ऐसे में दासी पुत्र बनबीर सिंहासन पर अपना कब्जा करने की दृष्टि जमाए हुए हैं। बनबीर जो था वह राज्य काज का देख के लिए रखा गया था, क्योंकि जो उदय सिंह छोटे थे तो बनबीर को राज्य के देखभाल के लिए रखा गया था। ऐसे में वो उदय सिंह को हटा देना चाहता है और उस पर बैठना स्वयं चाहता है। अतः वहाँ चित्तौड़गढ़ में उदय सिंह की हत्या करने के लिए एक आयोजन करता है, किंतु पन्नाधाय उदय सिंह को आयोजन में भेजने से मना कर देती हैं, जैसा हमने संक्षिप्त रूप में ऊपर आपको बताया था। आप और संक्षिप्त कर सकते हैं, किंतु हमने तो लॉन्ग इसलिए किया है कि आप लोग पता नहीं पुस्तक है कि नहीं है, कैसे क्या कर रहे हैं, तो इसमें से आप इसको संक्षिप्त कथानक भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। तो पन्नाधाय उदय सिंह को आयोजन में भेजने को मना कर देती हैं। वो जब जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि पनबीर की जो योजना है, आयोजन के नाम पर उदय सिंह को मारने की एक चाल है। वह कीरत नाम का पत्तल उठाने वाले की पत्तलों की डलिया में छुपाकर उदय सिंह को महल के बाहर भेज देती हैं। अब इस तरह के प्रश्न आ जाता, कीरत कौन है? तो आयोजन जो हुआ था उसमें कीरत जो है पत्तल उठाने के लिए लगाया गया था, तो वो कीरत सिंह था, डलिया में छुपाकर। और उसी कीरत सिंह की डलिया में जब वो आता है महल में, तो जो पन्नाधाय हैं वो उसको बहुत बड़ी डलिया थी जिसमें वो पत्तल भर के ले जा रहा था वहाँ पर आयोजन में, तो उसी में पत्तलों की डलिया में उन्हें जो उदय सिंह को छुपाकर बाहर भेज दिया था। तो ये देखिए हमने इसमें प्रस्तुत किया है आपके सामने कि डलिया में छुपाकर उदय सिंह को महल के बाहर भेज देती है। अंत में उदय सिंह को बचाने के लिए अपने कुल दीपक, जो उसका पुत्र था, अपने पुत्र चंदन को यह उदय सिंह की जगह सुला देती है। और जब बनबीर क्रोधित होकर उदय सिंह के खोजने आता है तो वो चंदन को उदय सिंह समझकर मार देता है। उसे लगता है उसने उदय सिंह को मार दिया है, और उधर पन्नाधाय दुर्ग से निकलकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। इस प्रकार से कथानक का अंत हो जाता है। यही कहानी है इसकी। अब देखिए पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण, ये दूसरा तत्व है। दीपदान एकांकी में सात सेविन पात्र हैं। 4 पुरुष पात्र, उदय सिंह, बनबीर, चंदन, कीरत बारी जो पत्तल उठाने वाला था। चंदन कौन था? पन्नाधाय का बेटा था, ठीक है। और 3 स्त्री पात्र, पन्नाधाय, शामली और सोना, 3 स्त्री पात्र हैं। इस तरह से कितने हुए? 7, 7 पात्र हो गए। यह सभी पात्र एकांकी को गति प्रदान करते हैं। पन्नाधाय एकांकी का प्रधान पात्र है। जैसा हमने बताया था कि यही नायक और नायिका अगर पूछा जाता है तो आप इसी को बताएंगे, पन्नाधाय को। पन्ना जो एक आदर्श छत्राड़ी है, उसमें राजवंश की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करने का बलिदान कर देने का संकल्प है। वह धाय माँ पन्ना के रूप में अंत तक बनी रहती है और एकांकी को गतिशील बनाए रखती है। ये संक्षिप्त पन्ना का
परिचय था। अब शामली देखिए, शामली यद्यप थोड़े समय के लिए सबका थोड़ा थोड़ा सा चरित्र चित्रण में सबका इसमें थोड़ा थोड़ा सा दे दिया है। बाद में हम पन्नाध्याय का विस्तृत रूप से आपको अभी चरित्र चित्रण इसका देंगे। तो शामली को देखिए, शामली कौन, शामली कैसी है, क्या है। शामली यद्यप थोड़े समय के लिए रंगमंच पर आती है, फिर भी एकांकी को गति प्रदान करती है तथा पन्ना को बनबीर के द्वारा बनाई गई उदय सिंह की हत्या की योजना की सूचना देती है। वो गुप्तचर का भी काम करती थी ना, तो वो सूचना देती है। तो इसके बाद सोना है। सोना जो है स्त्रीपात भी एकांकी की एक बार ही दृष्टिगोचर होती है, एक बार आती है। ये केवल उनसे पन्नाध्याय से मिलने के लिए दिखाई जाती है। उदय सिंह रतन सिंह का पुत्र है। अब उदय सिंह की बात आई पुरुष पात्रों में। उदय सिंह कौन है? जो नरेश का पुत्र था, वो उदय सिंह रतन सिंह का पुत्र है। रतन सिंह उदय सिंह को बनबीर के संरक्षण और धाय माँ पन्ना की गोद में छोड़कर स्वर्गवासी हो जाते हैं। कि देख रेख कौन करेगा? बनबीर करेंगे, और इनकी देख रेख बचपन की कौन करेगा? वो धाय माँ करेंगी। वह अभी वयस्क नहीं हुए हैं। उदय सिंह तलवार चलाने में निपुण हैं। वह उसी से खेलता और उसी के साथ सोता है। ये हो गई उदय सिंह की विशेषताएं। ये चरित्र चित्रण में ये थोड़ा थोड़ा दिया है, तो ये उदय सिंह का हो गया। अब इसके बाद बनबीर के बारे में है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा हमने बता दिया है, इसलिए कि आपको इस किसी पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी में। बनबीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र हैं। ये इनका परिचय हो गया। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र हैं। इनके दासी के पुत्र नहीं थे, हमने दासी की बात की थी ऊपर। उदय सिंह के अवयस्क होने के कारण बनबीर सिंह को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया, ये भी हमने आपको बताया, जिसका कार्य एकांकी में खलनायक के समान है। इनका कार्य जो है बनबीर का किसकी तरह है? एक खलनायक की तरह है। खलनायक का कार्य क्या होता है? सारे गलत कार्य करते हैं, उनमें कोई ना वीर होते हैं वो, है ना, ऐसे लोग। तो आगे देखिए, कीरत बारी का आया। कीरत बारी एकांकी में थोड़े ही समय के लिए आते हैं, किंतु वह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदय सिंह को जीवन की रक्षा का सारा श्रेय उसी को है, वही तो बचाता है। बाद में भाई पकड़ा जाता तो वो मार ही दिया जाता, लेकिन उसने अपनी जान दांव पर लगा करके उदय सिंह को बचाया। चंदन जो है, अब चंदन जो कौन है? चंदन पन्नाधाय का पुत्र है। चंदन कौन है? पन्नाधाय का पुत्र है। चंदन पन्नाधाय का पुत्र है। वह अत्यंत गतिशील पात्र है, उदय सिंह का मित्र भी है। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती हैं। जब उसको कैसे बचाती हैं? वो उसकी जगह पर अपने बेटे जो चंदन है उसकी जगह उदय सिंह की जगह सुला देती हैं। और जब बनबीर आता है तो ये समझता है कि ये उदय सिंह है, और वो चंदन को मारकर चला जाता है। अब देखिए तीसरा जो तत्व है, संवाद एवं कथोपकथन। किसी भी कहानी नाटक में कथोपकथन सजीव होना चाहिए। संजीव नहीं, सजीव। सजीव प्रभाव से युक्त, पात्रानुकूल तथा परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। जो संवाद होते हैं, कथोपकथन होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? किसी कहानी नाटक के अनुरूप होना चाहिए, पात्रानुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। जिन संवादों में ये गुण नहीं होते हैं वो न केवल संवाद प्रवाहहीन बनाते हैं वरन नाटक को भी असफल बनाते हैं। ऐसा नाटक सफल नहीं होता है। एकांकी और नाटक जो होते हैं, नाटक एकांकी क्या है? नाटक का छोटा रूप ही तो है। तो ये हमने बताया था आपको कि 30 मिनट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जब सही नहीं होते हैं संवाद और कथोपकथन, तो नाटक जो है असफल हो जाते हैं। नाटक की सफलता विफलता संवादों पर ही निर्भर रहती है। अतः कुशल नाटककार संवादों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं। दीपदान एकांकी में संवादों के विषय में कहा जा सकता है कि दीपदान एकांकी के संवाद सरल, संक्षिप्त और गतिशील है। अब क्या है, हमने तो आपको संवाद और कथोपकथन के ये जो विशेषता वो बताई है। आप चाहें, आपके पास समय कम है, तो आप क्या करेंगे कि बताएंगे दीपदान एकांकी संवादों के संबंध में कहा जा सकता है कि दीपदान एकांकी के संवाद सरल, संक्षिप्त और गतिशील है। इतना लिख के छोड़ दीजिए। तो आपको मतलब कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, आपके पास 7 इसमें हेडिंग है, 7 हेडिंग्स, तो भले ही आप छोटा लिखें, समय नहीं है, लेकिन आपको 7 हेडिंग पूरी लिखनी है। ठीक है, तो आगे देखिए, आप तीसरा हो गया आपका। अब ये चौथा आया आपका
चौथा तत्व क्या है? देश काल एवं वातावरण। तो देश काल एवं वातावरण एकांकी के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। हम तत्वों की विशेषता भी बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ हम बता रहे हैं ये हम आपको सामने आकर बताते थे, किंतु अभी रात भी हो गई है और हम थके हुए थे, इसलिए आपके सामने नहीं आए हैं और आपको हमें देना ही था आज। तो अब देखिए हम आपको विशेषता बताते हुए चल रहे हैं, इसीलिए विशेषता बताएंगे और फिर देश काल वातावरण क्या है वो बता देंगे। हर हेडिंग में ऐसा किया है हमने। तो देखिए देश काल वातावरण में क्या है? देश काल एवं वातावरण एकांकी का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु के घटित होने वाले स्थान, समय आदि के वास्तविक वर्णन को देश काल वातावरण कहते हैं। देश काल वातावरण किसे कहते हैं? ये हो गया। देश काल एवं वातावरण के कारण एकांकी नाटक में स्वाभाविकता का समावेश होता है। दीपदान में ऐतिहासिक एकांकी है। दीपदान कैसा एकांकी है? ऐतिहासिक। ये भी प्रश्न आ जाता है। इसमें धायमा मतलब कई तरीके का दे देंगे, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, कुछ भी कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐतिहासिक एकांकी नाटक या एकांकी बताएंगे। इसमें धायमा द्वारा देश प्रेम पर अपने पुत्र को बलिदान कर देने की कथा है, जो एक साहित्यिक घटना पर आधारित है। पात्रों के संवाद, रात्रि का दूसरा पहर, ये पात्र है। पात्रों के संवाद, रात्रि का दूसरा और पहला आदि ये पहर है। और एकांकी के में अपेक्षित राजभवन षड्यंत्रकारी वातावरण का सृजन करने में पूर्ण सहायक है। जो लेखक है वो षड्यंत्रकारी जो वातावरण है उसको प्रस्तुत करने में या सृजन करने में, बनाने में, सृजन माने बनाना, सृजन करने में पूर्ण सहायक हुए हैं। कौन सहायक है? देशकाल और वातावरण। फिर है भाषा शैली। इसकी भाषा शैली कैसी है और कैसी भाषा शैली होनी चाहिए नाटक और एकांकी में, ये बताया है। तो दीपदान एकांकी की भाषा सरल, सुदृढ़, अलंकारिक, छायावादी विशेषताओं से युक्त है। भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है कि वो कहती हैं जब उनका पुत्र चंद्र की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वो बहुत उनको दुख होता है। पन्नाधाय को वो कहती है मेरा लाल सो गया है, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया है कि अब वो न उठेगा। तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया। अपने आप से कहती है वो, अपने आप को धिक्कारती है कि तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सरपड़ी है, सरपड़ी जो अपने ही बच्चे को खा जाती है। ऐसा कहते हैं कि सांप के जन्म होते ही सरपड़ी जो है वो बच्चा जो बच जाता है वो बच जाता है, बाकी वो खा लेती है, ऐसा कहा जाता है। तो वही यहाँ उदाहरण दिया गया है। अब आपका आता है रंगमंचीयता। एक तत्व है इसका रंगमंचीयता। रंगमंचीयता की ही एकांकी की सफलता है। वैसे तो सभी तत्व अपना अपना योगदान देते हैं और बहुत ही जरूरी हैं, आवश्यक तत्व हैं सब। रंगमंचीयता ही एकांकी की सफलता है। दीपदान मतलब रंगमंचीयता माने जो स्टेज पे खेला जाए नाटक, ऐसा होना चाहिए। एक तत्व बहुत अच्छा इसका गुण है नाटक का कि ऐसा होना चाहिए नाटक कि वो रंगमंच पर जो मंच होता है उस पर खेला जा सके। तो वो ही बताया गया कि रंगमंचीयता की ही एकांकी की सफलता है। दीपदान एकांकी में कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है जिसे रंगमंच पर मंचित ना किया जा सके। हर दृश्य मंचित किया जा सकता है। इस एकांकी की रंगमंचीयता का यह प्रमाण है कि इसे कई बार कई स्थानों पर सफलतापूर्वक मंचित किया जा चुका है। कई जगह कई बार मंचित किया जा चुका है। इसका ये प्रमाण है कि बहुत अच्छा है और बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों ने जब छोटे होंगे तो छोटी पुस्तकों में भी ये कहानी है, पन्नाधाय करके है, इसमें दीपदान दिया है और यही कहानी पन्नाधाय करके लेखक ने, दूसरे लेखक जो हैं उन्होंने लिखी है, राम कुमार वर्मा की कहानी, एकांकी को कहानी बना करके। उद्देश्य देखिए, रचना करते समय प्रत्येक रचनाकार एक उद्देश्य होता है। रचना जब करते हैं रचनाकार, उनका सबका उद्देश्य होता है। प्रस्तुत एकांकी दीपदान भी इसका अपवाद नहीं है। दीपदान एकांकी में भारतीय इतिहास के एक ऐसे पृष्ठ को प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत गौरवशाली है, प्रेरणादायक है। इसको पढ़कर अथवा देखकर स्वामी भक्ति तथा आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा प्राप्त होती है।
माने देश के लिए अपने को या अपने स्वामी के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया जाए, आहूत दे दी जाए अपनी, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रस्तुत एकांकी में इसी भावना से प्रेरित होकर पन्नाध्याय स्वयं कहती है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है, क्योंकि उसको तलवार से मार दिया था, बनवीर ने तलवार से उदय सिंह समझ करके चंदन को मार दिया था। तो वो अपने आप से कहती हैं कि अपने आप दुख होता है, और अपने आप से कहती हैं कि अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? अब क्या इसका आंसर आएगा? नहीं किया। ऐसा दीपदान किसने किया? किसी ने दीपदान माने अपने जो पुत्र था, उनके कुल का दीपक था, उसको दान कर दिया उन्होंने अपने स्वामी के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस एकांकी में सर्वत्र पन्ना की अंतर्वेदना और चंदन का वध ही प्रमुख है। इन्हीं दो पात्रों के चारों और समस्त घटना चक्र घूमता रहता है। सारांश यह है कि एकांकी के में लेखक ने दीपदान एकांकी के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी बलिदान करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि कितनी हृदय स्पर्शी कहानी है। अब पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि मेरे रोंगटे दृश्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सामने चल रहा है और रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।